Assalamu alaikum dear students. Welcome to virtual classroom of SSD Degree College. स्टूडेंट्स हम आज आपसे जो बात करेंगे आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के चैप्टर एडजस्टिंग एंट्रीज एंड वर्कशीट के लेक्चर नंबर 8A की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे आज इंशाल्लाह कि किस तरीके से हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना होता है इन केस कि अगर आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाए और विदाउट हेल्प ऑफ वर्कशीट आप किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितनी बातें की उसमें हमने अपनी सर्विस सेक्टर और ट्रेडिंग कंसर्न के हवाले से जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी, सॉरी वर्कशीट्स थी, तो उनको प्रिपेयर किया। और हमने आपको लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 में आपको आपकी जो सर्विस सेक्टर होता है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करना सिखाई। इसके अलावा उसकी आपको हमने क्लोजिंग, ओपनिंग एंड रिवर्सिंग एंट्रीज भी सिखा दी। तो आइए आज अब बात करेंगे आपके साथ ट्रेडिंग कंसर्न के हवाले से कि अगर आपको ट्रेडिंग कंसर्न की फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़े और वो भी विदाउट हेल्प ऑफ वर्कशीट, तो आप किस तरह करेंगे। तो आइए सबसे पहले काम अपना शुरू करते हैं और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। बता दिया गया कि फॉलोइंग इज द अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ MS ईशान ट्रेडर ऑन December 31st 2019, और आपको यहाँ अकाउंट्स दे दिए गए जिसमें आपको बताया गया कैश आपके पास 2 लाख रुपीस मौजूद है, अकाउंट रिसीवेबल 1 लाख रुपीस मौजूद है, इन्वेंट्री ओपनिंग आपको यहाँ दे दी गई 50,000 रुपीज से, ऑफिस सप्लाईज आपके पास 10,000 रुपीज का मौजूद है। इसी तरह एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आपके पास 25,000 है, प्रीपेड सैलरी 35,000, रेंट एक्सपेंस 50,000, कस्टम ड्यूटी आपको 8,000 दे दी गई, और सेल्स रिटर्न आपके पास 10,000 मौजूद है जबकि सेल्स डिस्काउंट 5,000 मौजूद है। फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन दे दिया गया 25,000। इसी तरह इक्विपमेंट आपको दे दिया गया स्टूडेंट्स 5 लाख रुपीस, ऑटोमोबाइल आपको दे दिया गया 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रुपीस, और फिर आपको परचेज के अकाउंट दे दिया गया 6 लाख रुपीस। इसी तरह आपको क्रेडिट साइड के आइटम्स दे दिए गए, सेल्स दे दिया गया 15 लाख रुपीस का, परचेज रिटर्न 3,000 है, परचेज डिस्काउंट 2,000, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट का 10,000 मौजूद है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स आपके पास 3,000 मौजूद है, अकाउंट्स पेबल आपका 50,000 मौजूद है, बैंक लोन आपका 3 लाख मौजूद है, कैपिटल अकाउंट आपका 4,50,000 मौजूद है, जबकि कमीशन इनकम आपका 3 लाख मौजूद है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने तमाम के तमाम जो पॉसिबल आइटम्स होते हैं आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में इस्तेमाल होते हैं, तो ये तमाम के तमाम आइटम्स यहाँ मौजूद हैं। इंशाल्लाह इस क्वेश्चन की तैयारी से आप तमाम के तमाम ट्रेडिंग कंसर्न की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनकी उनको बनाने के काबिल हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले यही डिस्कशन कर लेते हैं कि ये अकाउंट्स के नेचर्स के हैं, और फिर उसके बाद हम अपने सॉल्यूशन की तरफ मूव कर जाएंगे। स्टूडेंट्स, कैश आपको मालूम है कि एसेट अकाउंट है, इस तरह अकाउंट रिसीवेबल भी आप बारहा यूज़ करते हुए आए, तो ये भी आपका एसेट अकाउंट है। जबकि इन्वेंट्री ओपनिंग आपको जो यहाँ गिवन है, इस इन्वेंट्री ओपनिंग का मतलब मैंने आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर में भी बताया कि इन्वेंट्री ओपनिंग की नेचर आपकी एक्सपेंस की होती है। इसी तरीके से आगे बढ़े, ऑफिस सप्लाईज की अगर हम बात करें तो ये हमारा एसेट अकाउंट है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हमारा यहाँ एक्सपेंस अकाउंट है, प्रीपेड सैलरीज हमारा यहाँ एसेट अकाउंट है, रेंट एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस का अकाउंट। कस्टम ड्यूटी की बात कर लेते हैं, तो कस्टम ड्यूटी भी चूंकि हमारी परचेज का हिस्सा बनेगा, तो इसीलिए ये भी हमारा एक्सपेंस का अकाउंट है। इट्स अ काइंड ऑफ टैक्स विच वी पे, ठीक है। तो इसीलिए ये भी हमारी कॉस्ट है, तो इसलिए एक्सपेंस का अकाउंट हमारा ये कहलाएगा। और सेल्स रिटर्न, तो ये सेल्स का कॉन्ट्रा अकाउंट है। इसी तरह सेल्स डिस्काउंट की बात करें तो सेल्स डिस्काउंट भी सेल्स का कॉन्ट्रा अकाउंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर आप देखें तो सेल्स अगर क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड है तो ये दोनों आइटम्स आपके डेबिट साइड में रिकॉर्ड है।
इसी तरीके से इक्विपमेंट की बात करें तो इक्विपमेंट आपका एसेट अकाउंट है, ऑटोमोबाइल भी आपका एसेट अकाउंट, जबकि परचेजेस की बात की जाए तो परचेजेस आपका एक्सपेंस का अकाउंट है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ें तो सेल्स अकाउंट हमारा बेसिकली रेवेन्यू अकाउंट है। इसी तरह परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो ये जिस तरह सेल्स के कॉन्ट्रा अकाउंट थे उसके रिटर्न और डिस्काउंट, इसी तरीके से परचेज के ये दोनों कॉन्ट्रा अकाउंट से परचेज रिटर्न एंड परचेज डिस्काउंट, इसीलिए ये अपोजिट साइड में आपको नजर आ रहे हैं। और उसके बाद फिर स्टूडेंट्स अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ये आपका कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है जो कि आपके फिक्स एसेट के अगेंस्ट खुलता है। तो ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बेसिकली आपका इक्विपमेंट का कॉन्ट्रा अकाउंट है जो कि डेबिट साइड में खुद मौजूद है, जबकि इसका कॉन्ट्रा अकाउंट क्रेडिट साइड में मौजूद है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम अलाउंस फॉर बैड डेट्स की बात करें तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स को हमने वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल के चैप्टर में इन डिटेल डिस्कस किया। तो ये बेसिकली आपके अकाउंट रिसीवेबल के पैरेलल यानी कि उसका ये कॉन्ट्रा अकाउंट है, तो ये इसीलिए आपको क्रेडिट साइड में नजर आ रहा है। इसी तरह बात करते हैं अकाउंट्स पेबल की, ये आपका लायबिलिटी अकाउंट, बैंक लोन भी आपका लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल आपका इक्विटी अकाउंट, जबकि कमीशन इनकम आपका ये रेवेन्यू अकाउंट है। तो स्टूडेंट्स ये तमाम के तमाम आइटम्स आपको गिवन हैं और फिर आपको लास्ट में इन तमाम आइटम्स के हवाले से जो भी इनकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो दे दी गई, जिसमें लोन की बात की गई। लोन जो एक्वायर किया गया, जैसे बैंक लोन की बात की गई, वो अक्टूबर 1 2019 को किया गया। और ये इन्फॉर्मेशन बताने का मकसद ये था कि बेसिकली 12% एनुअल इंटरेस्ट जो है वो बैंक लोन पे चार्ज होता है, जिसे आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि ये लोन चूंकि अक्टूबर की 1 को लिया गया था। तो अब हम जो एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं वो दिसंबर 31 2019 पे खड़े, तो इट मीन्स के हमारे ऊपर अब तक 3 मंथ्स का जो हमारा इंटरेस्ट है वो ड्यू हो चुका है, उसे भी हमें अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना पड़ेगा। इसी तरह इन्वेंट्री ऑन हैंड की आपको इंफॉर्मेशन दे दी गई, तो इन्वेंट्री ऑन हैंड कि हमें एंट्री को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें अलाउंस फॉर बैड डेट्स के हवाले से भी बता दिया गया कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो मेंटेन किया जाएगा वो 10% अकाउंट रिसीवेबल का मेंटेन किया जाएगा। इसी तरह ऑफिस सप्लाईज की बात की गई कि ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड है, यानी कि स्टिल आपके पास जो है वो मौजूद है 2000 रुपीज़ से। और फिर लास्ट में आपको डेप्रिसिएशन के हवाले से इंफॉर्मेशन दी गई कि डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट है 10,000 रुपीज़ से। और फिर स्टूडेंट्स आपको यहाँ क्वेश्चन में कह दिया गया कि आपने इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है, क्लोजिंग ओपनिंग एंड रिवर्सिंग एंट्रीज बनानी है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कुछ इस तरह मौजूद है और अब आपने सबसे पहले करना ये है कि आपने इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट या स्नैपशॉट ले लेनी है ताकि इसको सॉल्व करते वक्त हमें रेफरेंस के तौर पे यूज़ करने में मदद मिले। तो आइए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज़ की। तो हमने आपको बताया था कि एडजस्टिंग एंट्रीज़ को आपने सबसे पहले रिकॉर्ड करना होता है। अपने जो भी अकाउंट्स होते हैं उनको आपने एडजस्ट करने के बाद ही उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले इस फेज़ को मुकम्मल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ एंट्रीज मौजूद हैं, आइए उनकी बात करते हैं। तो पहली जो एंट्री थी हमारी इंटरेस्ट के हवाले से मौजूद थी, तो यहाँ हमें डायरेक्टली नहीं कहा गया था इंटरेस्ट एक्सपेंस के हवाले से, लेकिन जो कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसकी बुनियाद पे हमने अपनी इस एंट्री को रिकॉर्ड करना था। तो बताया गया कि लोन जो था वो एक्वायर किया गया ऑन 1 अक्टूबर 2019 और फिर आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई वो ये बताया गया कि आप जो अपने तमाम के तमाम ये काम कर रहे हैं एडजस्टमेंट का या अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने जा रहे हैं, वो दिसंबर 31 2019 की डेट है। तो इट मीन्स स्टूडेंट्स के हमें ये भी बताया गया कि ये जो लोन था इस पर 12% देना पड़ता है एनुअल बेसिस के ऊपर। तो इस सूरत में 3 लाख रुपए का बैंक लोन था और 12% एनुअल बेसिस के ऊपर इसके चार्जेस थे। तो इस सूरत में जैसे ही हमने इस 3 लाख को मल्टीप्लाई किया 12 से, डिवाइड किया 100 से,
तो उस सूरत में हमारे पास जो अमाउंट आई वो 36,000 आ गई। लेकिन स्टूडेंट्स ये 36,000 तो एनुअल इंटरेस्ट था, जबकि हमने तो अभी तक सिर्फ 3 माह ही इसको रखा है। तो इस सूरत में हमें अब पूरे साल का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ जितना टाइम हमने इस लोन को रखा है उतना ही हम इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इस सूरत में उस अमाउंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 और डिवाइड करेंगे 12 से, तो हमारे पास 9,000 की अमाउंट यहाँ आ जाती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपने इंटरेस्ट एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हुआ। और इंटरेस्ट पेबल चूँकि अभी तक हमने पेमेंट नहीं की, ये लाइबिलिटी के तौर पे हमारे ऊपर जनरेट हो गया, तो इंटरेस्ट पेबल यहाँ क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और बात करते हैं अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थी हमारी इन्वेंट्री के हवाले से। तो याद रखिए यहाँ जो इन्वेंट्री थी हमने इसको फिक्स केस के तौर पे पढ़ा था। तो इन्वेंट्री एंडिंग को रिकॉर्ड करने के लिए इन्वेंट्री एंडिंग डेबिट 60,000 और आपकी इनकम समरी क्रेडिट हो जाएगी 60,000 की अमाउंट से। इसी तरह स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन थी वो बैड डेट के हवाले से मौजूद थी। तो बैड डेट एक्सपेंस स्टूडेंट यहाँ हमारा डेबिट हो जाता है और अलाउंस फॉर बैड डेट्स हमारा यहाँ क्रेडिट हो जाएगा विद द अमाउंट ऑफ ₹7,000। और ये 7,000 किस तरह आई? एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई उसमें आपको बताया गया कि आपने एस्टिमेट करना है अपने अलाउंस को, बैड डेट्स को 10% पे ऑन अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल का 10% आपने अपने अलाउंस के अकाउंट को मेंटेन करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल का जो अमाउंट था वो 1 लाख रुपीज़ मौजूद था। जैसे ही हमने उस 1 लाख रुपीज़ को मल्टीप्लाई कराया इस 10% अनकलेक्टेबल रेट से, तो हमारे पास 10,000 की अमाउंट जनरेट होकर आ गई। यानी कि ये उस पर्टिकुलर पीरियड का, यानी कि इस ईयर का ये अनकलेक्टेबल अकाउंट हमने मेंटेन करना है। जबकि हमारे पास हमारी जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस था उसमें अलाउंस फॉर बैड डेट्स का क्रेडिट साइड में ऑलरेडी 3,000 मौजूद था। तो इट मीन्स स्टूडेंट्स के 3,000 ऑलरेडी मौजूद था, हमें मेंटेन करना है 10,000। तो इट मीन्स कि 7,000 से हमें अपने अलाउंस को मजीद जनरेट करना पड़ेगा ताकि वो उस 3,000 के साथ मिलके 10,000 पर मेंटेन हो जाए। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमने यहाँ 7,000 से इसकी एंट्री को रिकॉर्ड किया। ये काम आपने कई बार वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल के चैप्टर में अलाउंस अप्रोच में किया है। इसमें आप अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर रेट अप्लाई करते थे, तो आपके पास अनकलेक्टेबल अमाउंट आती थी, उसमें से लेस करते थे अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का क्रेडिट बैलेंस। तो एडजस्टेड बैलेंस जो आता था वो 7,000 है, ये वही बैलेंस है। और इसकी जो हमने एंट्री को रिकॉर्ड किया तो बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट किया और अलाउंस ऑफ बैड डेट्स को क्रेडिट किया। आइए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ऑफिस सप्लाईज की बात कर ली तो स्टूडेंट्स ऑफिस सप्लाईज हमारे पास जो मौजूद थी उसमें से सिर्फ 2,000 हमारे पास ऑन हैंड रह गई, यानी कि दिसंबर 31 को। तो इट मीन्स के 8,000 का हमारा ऑफिस सप्लाईज का एक्सपेंस हुआ और ऑफिस सप्लाईज में विद द सेम अमाउंट 8,000 से कमी वाक़ई हो गई। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और हमारे पास जो लास्ट हमारी जो ट्रांजेक्शन थी वो डेप्रिसिएशन के हवाले से थी। तो डेप्रिसिएशन जो इक्विपमेंट पे चार्ज हुआ था वो 10,000 रुपीज़ था, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हुआ और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ क्रेडिट हुआ विद द अमाउंट ऑफ ₹10,000। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट बातें आपकी समझ आ गई होंगी। आइए अब बात करते हैं आगे और इस अब हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि हमने आपको बताया कि वर्कशीट एक ऑप्शनल हमारे पास जो आइटम है, प्रोडक्ट है, वो होती है। तो अब हमने करना ये है कि इस वर्कशीट की मदद के बगैर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने की कोशिश करेंगे। और याद रखिए हमने आपको बार बार बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके पास सिर्फ जो चीज़ होती है वो आप इनमें सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट और वर्कशीट को ही प्रिपेयर करेंगे और इसी की मदद से फिर हम अपनी क्लोजिंग, ओपनिंग एंड रिवर्सिंग एंट्रीज को बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है, आप ने सबसे पहले इन एडजस्टिंग एंट्रीज की एक स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट ले लेनी है और फिर उसके बाद हम इससे सबसे पहले अपनी इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात कर लेते हैं आपसे
ज़िशान ट्रेडर हम बनाने जा रहे हैं इनकम स्टेटमेंट, और जो पीरियड है वो दिसंबर 31 2019 पे खड़े हैं। तो ये 2019 की हम जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्पेसिमेन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक पर्टिकुलर का कॉलम होगा, उसके बाद आपके पास तीन मज़ीद कॉलम्स होंगे छोटे, जो जिसमें हम अमाउंट्स या रुपीज़ को लिखेंगे। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपका लास्ट कॉलम है इसमें आपकी जो एंड प्रोडक्ट्स होंगी, यानी कि बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, फाइनल कंप्यूटेशंस होंगी, और जो उसकी सब कंप्यूटेशंस हैं वो सेकंड कॉलम में होगी। जबकि इस सेकंड कॉलम में जो प्रोडक्ट्स आएंगी उनकी कंप्यूटेशन जो होगी वो आपकी इससे पहले वाले कॉलम में होगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने अगेन वही रेवेन्यू अकाउंट्स की। तो रेवेन्यू अकाउंट्स में हम सबसे पहले नेट सेल्स की बात करेंगे। तो याद रखिए नेट सेल्स हमारा वो अकाउंट है जो हमारा मेजर ऑपरेशन है, जिसका बेसिकली कारोबार किया जा रहा है। तो उन ऑपरेशंस की वजह से जो सेल जनरेट हुई वो हमारी सेल्स होगी। तो सबसे पहले हमें नेट सेल्स की कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। तो याद रखिए नेट सेल्स निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले ग्रॉस सेल्स मौजूद होती है। तो ग्रॉस सेल्स आपकी वो सेल्स होती है जो कि आपने जनरेट की, जो कि आपकी क्रेडिट साइड पे मौजूद थी 15 लाख रुपीस। याद रखिए अभी हम नेट सेल्स के लिए कंप्यूटेशन कर रहे हैं। तो नेट सेल्स का जो आंसर आएगा वो लास्ट कॉलम में आएगा। तो उसके लिए हमें जो उसकी वर्किंग करनी पड़ेगी सेकंड लास्ट कॉलम में करनी पड़ेगी। इसना 1500,000 आपके पास मौजूद हैं ग्रॉस सेल्स के तौर पे सेकंड कॉलम में। इसमें से स्टूडेंट्स हम लेस करते हैं अपने सेल्स रिटर्न को, जो कि हमारा इसका कॉन्ट्रा अकाउंट है। यानी कि सेल्स रिटर्न का मतलब हमने आपको बताया था कि सेल्स रिटर्न वो माल वो शायद डिफेक्टिव गुड्स भी हो सकते हैं जिनको वापस किया कस्टमर ने, और फिर सेल्स डिस्काउंट जो कि डिस्काउंट दिया गया हमारी तरफ से कस्टमर्स को। इन दोनों अमाउंट्स को हमने माइनस किया। तो सेल्स रिटर्न की अमाउंट थी 10,000 और सेल्स डिस्काउंट था 5,000। तो याद रखिए जो अमाउंट्स हम माइनस करते हैं अकाउंटिंग में ब्रैकेट लगाकर इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने अपनी नेट सेल्स को कंप्यूट कर लिया। तो 15 लाख माइनस 10,000 माइनस 5,000, तो ये बन जाते हैं आपके पास 14,85,000। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने अपनी नेट सेल्स को भी कंप्यूट कर लिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और बात करते हैं अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हवाले से आपको बताते चलें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेसिकली आपकी गुड्स की कॉस्ट होती है और उन गुड्स की जो कि बिक गए हैं। याद रखिए हम जो भी माल खरीद के लाते हैं उस तमाम के तमाम माल में से कुछ माल हमारे पास बच जाता है जिसे हम इन्वेंट्री एंडिंग के तौर पे जानते हैं, और कुछ माल हमारा बिक जाता है जिसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से जानते हैं। और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने आपके साथ बहुत डिटेल में इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर पढ़ाते हुए डिस्कस किया था। तो उम्मीद करते हैं वो बात भी आपकी समझ आई हुई होगी, और बस उसी पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं, और जस्ट आपने इनकम स्टेटमेंट में वो चीज़ें पुट कर देनी है और इसकी फॉर्मेटिंग को समझ लेना है। तो बआसानी आप अपनी इनकम स्टेटमेंट तैयार करने के काबिल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले आपके पास इन्वेंट्री ओपनिंग मौजूद है। तो स्टूडेंट्स इन्वेंट्री ओपनिंग आपके पास जो मौजूद थी वो थी 50,000 रुपीज़। याद रखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कंप्यूटेशन करनी है। ये जो हमने बोल्ड हेडिंग्स हैं इनकी हम बात करें, ये सारी की सारी आपके पास जो लास्ट कॉलम में आती हुई आपको नजर आएंगी। तो इसीलिए हमने इसकी कंप्यूटेशन सेकंड लास्ट कॉलम में रखी है। इन्वेंट्री ओपनिंग में स्टूडेंट्स हमें ऐड करना पड़ता है नेट परचेजेस, लेकिन ये जो नेट परचेज है, अब ये नेट परचेज आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए एक कंपोनेंट के तौर पे यूज होगा। तो नेट परचेज को नेट परचेज की अगर बात करें तो नेट परचेज को कंप्यूट करने के लिए अब हमें चूंकि इसका जो आंसर है वो सेकंड कॉलम में चाहिए, तो अब इसकी कंप्यूटेशन हम फर्स्ट कॉलम में करते हुए नजर आएंगे। तो ग्रॉस परचेज स्टूडेंट्स आपके पास मौजूद है 6 लाख रुपीज़।
जो कि आपके पास क्वेश्चन में मौजूद है। फिर स्टूडेंट्स आपने इसमें ऐड किया ट्रांसपोर्टेशन इन, जो कि हमने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन इन आपका वो खर्चा होता है ट्रांसपोर्टेशन का, जो कि प्रोडक्ट्स को, जो कि आपकी मर्चेंडाइज है, उसको मार्केट से अपनी प्लेस पर लाने की कॉस्ट इनकर्ड की जाती है, वो ये कॉस्ट कहलाती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से बात करते हैं कस्टम ड्यूटी अगर गिवन होगी आपको तो कस्टम ड्यूटी को भी आपको ऐड करना पड़ेगा नेट परचेजेस के हेड के अंडर। और फिर स्टूडेंट्स जो परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट हैं उन्हें हमें बिल तरतीब लेस करना पड़ेगा अपनी परचेजेस के कंपटीशन से। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास नेट परचेज जो है कंप्यूट होके आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास ये नेट परचेज आ गई 6 लाख प्लस 25,000 प्लस 8,000, और फिर हमने इसमें से माइनस कर दिए 3,000 और 2,000। तो इस सूरत में हमारे पास 6,28,000 की ये नेट परचेज की अमाउंट आ जाती है। आप देख सकते हैं कि ये कंपटीशन हुई और इसकी जो प्रोडक्ट है वो सेकंड कॉलम में यहाँ हमने पोस्ट की। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हमें इन्वेंट्री ओपनिंग में ऐड करना होता है नेट परचेज को, यानी कि इन्वेंट्री ओपनिंग वो जो आपके पास इस पीरियड के शुरू में माल मौजूद था, जबकि नेट परचेज वो कि ड्यूरिंग द पीरियड जो भी माल आपने ख़रीदा है। तो इट मीन्स जो पहले से आपने मौजूदा माल है उसमें ऐड किया इस पीरियड में ख़रीदा हुआ माल, तो ये टोटल अब आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का मतलब कि आपके पास उन अशिया की कॉस्ट जो कि बिकने के लिए मौजूद हैं, तो 50,000 प्लस 628,000, तो ये आपके पास 678,000 की टोटल अमाउंट आ जाती है। तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल भी स्टूडेंट्स आपके पास आ गया, यानी कि अब आपके पास सेल करने के लिए इस पीरियड में इतना सामान मौजूद है। अब स्टूडेंट्स इसमें से दो ही चीज़ें होंगी कि या तो कुछ आपके पास इन्वेंट्री स्टॉक में रह जाएगी पीरियड के एंड पे, और काफ़ी सारी इन्वेंट्री आपकी बिक जाएगी, जिसे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से जानते हैं। तो इसमें से हम लेस करेंगे इन्वेंट्री एंडिंग को। तो इन्वेंट्री एंडिंग हमने स्टूडेंट्स जैसे ही यहाँ लेस की तो आपके पास 60,000 की इन्वेंट्री एंडिंग मौजूद थी क्वेश्चन में, तो 60,000 की इन्वेंट्री एंडिंग लेस हुई और आपके पास फिर इसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आई वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट आ गई, जो कि 6,18,000 बन जाती है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल चुके हैं, तो याद रखिए कि हम अपनी नेट सेल्स में से जैसे ही लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आ जाती है। स्टूडेंट्स इन्वेंट्री एंडिंग हमारे पास नेट सेल्स जो थी वो हमारे पास मौजूद है 14,85,000। इस 14,85,000 में से जैसे ही हमने अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि 6,18,000 को लेस किया, तो हमारे पास 8,67,000 जो है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की यहाँ अमाउंट आ जाती है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे कि अभी तो हमने सिर्फ जो प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा किया था उसे माइनस किया है, जबकि इसको सेल करने के लिए कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी इनकर्ड किए गए थे, तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की हेडिंग के अंडर आएंगे। तो याद रखिए स्टूडेंट हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस मौजूद था, तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हमारे पास 25,000 का आ गया था। इसी तरीके से अगर हम बात करें रेंट एक्सपेंस की, तो रेंट एक्सपेंस भी स्टूडेंट्स हमारे पास 50,000 मौजूद था। इसी तरीके से बात करें स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एक्सपेंस की, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका जनरेट हुआ, तो जनरेट होके ये अमाउंट जो आपकी आई थी वो 9,000 की अमाउंट आई थी। याद रखिए जितने एक्सपेंसेस हमारे पास हमारी अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में मौजूद थे और प्लस जो भी एक्सपेंसेस हमारे डिटरमाइन हुए हमारी एडजस्टिंग इंक्रीज में, उन तमाम के तमाम एक्सपेंसेस को हम यहाँ पोस्ट करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास बैड डेट एक्सपेंस था, जो कि हमारी एडजस्टिंग एंट्री का हिस्सा बना 7,000 से। इसी तरीके से बात करते हैं सप्लाईज एक्सपेंस,
तो याद रखिए ये सप्लाईज एक्सपेंस कुछ इस तरह जनरेट हुआ था कि हमारे पास 10,000 की एक अमाउंट थी, उसमें से हमने 2,000 को लेस किया और उसके बाद जो सप्लाईज एक्सपेंस हमारा एक्चुअली जनरेट हुआ वो 8,000 जनरेट हो गया था। इसी तरह अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया था 10,000 की इसकी अमाउंट थी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारे ये तमाम के तमाम एक्सपेंसेस आ गए थे और अब हमने इन तमाम एक्सपेंसेस को आपस में ऐड किया और ऐड करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आई वो ये अमाउंट आ गई। और जैसे ही हमने इस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अपने ग्रॉस प्रॉफिट से लेस किया तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो टोटल ऑपरेटिंग इनकम की अमाउंट आएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास ये टोटल ऑपरेटिंग इनकम की अमाउंट आ गई। अब स्टूडेंट्स याद रखिए कि हमने ये वो इनकम जनरेट की है जो प्योरली हमारे ऑपरेशंस से थी और इसके बाद हमने कुछ कमीशन इनकम के तौर पे भी अपनी अर्निंग की है। तो उस सूरत में हमें यहाँ अपनी अर्निंग को कमीशन इनकम जो है उसको भी मज़ीद हमें ऐड करना पड़ेगा इस ऑपरेटिंग इनकम में, तो फिर हम अपनी नेट इनकम की तरफ पहुंच जाएंगे। इस तरह हमने स्टूडेंट्स अदर इनकम के हेड जनरेट किया और उसमें हमने कमीशन इनकम को लिखा, जो हमारी कमीशन इनकम हमारे क्वेश्चन में मौजूद है। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग इनकम में हमने इस कमीशन इनकम को ऐड किया तो हमारे पास यहाँ ये नेट इनकम की अमाउंट आ गई। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स दोबारा एक समरी आपको दे देते हैं इनकम स्टेटमेंट के हवाले से। तो इनकम स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स देखिए हमने सबसे पहले अपनी नेट सेल्स को डिटरमाइन किया एक इसी पेज पे। उसमें से स्टूडेंट्स फिर हमने डिटर्मिनेशन की अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। तो जैसे ही हमने अपनी नेट सेल्स को कंप्यूट किया देन फिर हमने अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कंप्यूट किया तो हमारे पास अब ये दो प्रोडक्ट्स आ गए, यानी कि ये हमारा रेवेन्यू है जो कि 14,85,000 है, जबकि इसमें से हम जो अभी तक हमने खर्चा किया प्रोडक्ट को ख़रीदने पे और यानी कि ख़रीद कर बेचने पे तो वो हमारे पास 6,18,000 है। तो ये हमारी प्रोडक्ट का एक्सपेंस है। तो स्टूडेंट्स 14,85,000 में से हमने उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को माइनस कर दिया जो कि बिक गई है, जो कि 6,18,000 है जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाई। और फिर हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने डे टू डे बेसिस पे जो हम ऑपरेशंस अपने परफॉर्म करते हैं बिजनेस के, उनके ऊपर जो भी खर्चे हुए उन्हें भी हमें अपने इस ग्रॉस प्रॉफिट से लेस करना पड़ेगा। तो फिर हमें मालूम होगा कि हमने एक्चुअली कितना कमाया। तो इस ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट से हमने अपने जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे इन सबको माइनस किया। तो माइनस करते ही हमारे पास टोटल ऑपरेटिंग इनकम आ गई, यानी कि जो हमने प्योरली अपने ऑपरेशन से जनरेट किए है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स चूंकि सिर्फ खाली हमने अपने ऑपरेशन से ही इनकम जनरेट नहीं की थी बल्कि हमने अपनी दूसरी जो सोर्स थी उससे भी कमीशन के तौर पे इनकम जनरेट की थी। तो इस टोटल ऑपरेटिंग इनकम में हमने उस इनकम को जो कि कमीशन इनकम थी ऐड किया तो हमारे पास टोटल नेट इनकम फॉर द ईयर 2019 आ गई। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब अपनी बैलेंस शीट की तरफ बढ़ जाते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो एम.एस. निशांत ट्रेडर्स की ये बैलेंस शीट बना रहे हैं एज ऑन December 31st, 2019। तो बैलेंस शीट के स्पेस में आपने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें देख लिया था। तो अब यहाँ भी वही बिल्कुल स्पेस में मौजूद है, एसेट्स हैं और दूसरी साइड पे इक्विटीज़ हैं। करंट एसेट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ करंट एसेट्स कैश मौजूद है हमारे पास 2 लाख रुपीज़। अकाउंट रिसीवेबल मौजूद है स्टूडेंट्स हमारे पास, लेकिन याद रखिए अकाउंट रिसीवेबल का अलाउंस ऑफ बैड डेट्स भी मौजूद है। तो हम इसकी पहले कंप्यूटेशन करेंगे। तो अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास 1 लाख रुपीज़ मौजूद था
इसमें से स्टूडेंट्स हम लेस करेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स, यानी कि जो इसका कॉन्ट्रा अकाउंट है। याद रखिए जो कॉन्ट्रा अकाउंट्स होते हैं वो अपने रियल अकाउंट्स के साथ ही इस तरीके से बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं। तो आपने अकाउंट रिसीवेबल में से लेस करना है अलाउंस फॉर बैड डेट्स का जो एंडिंग बैलेंस है, यानी कि एंडिंग बैलेंस आपका 10,000 आया था, वो किस तरह आया था कि 3,000 पहले से आपके पास क्रेडिट बैलेंस मौजूद था, फिर आपका ये जो 7,000 है इसको अगर आप उसके साथ ऐड कर लेंगे तो 10,000 की टोटल अलाउंस ऑफ बैड डेट्स आपकी मेंटेन हुई। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स आपने 10,000 को इसमें से माइनस करना है, तो आपके पास अकाउंट रिसीवेबल की नेट रियलाइज्ड वैल्यू आ गई। NRV का मतलब होता है नेट रियलाइज्ड वैल्यू, यानी कि ये वो वैल्यू है जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये तो मिल ही जानी है। तो 90,000 की ये अमाउंट है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आगे बढ़े और बात की इन्वेंट्री एंडिंग। तो याद रखिए ओपनिंग आपका एक्सपेंस था, तो आपने उसको जब वर्कशीट बनाई तो ये प्रैक्टिस की, या आपने उसको डेबिट साइड में इनकम स्टेटमेंट में पोस्ट किया था, जबकि इन्वेंट्री एंडिंग आपकी एसेट के तौर पे आपकी बैलेंस शीट में आई थी। तो बैलेंस शीट में इन्वेंट्री एंडिंग की अमाउंट आई जो कि 60,000 मौजूद थी। इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और ऑफिस सप्लाईज की बात कर लेते हैं। तो याद रखिए ऑफिस सप्लाईज हमारे पास 10,000 थी, जिसमें से 8,000 रुपीज़ जो है वो एक्सपेंस के तौर पे चला गया था। तो उस सूरत में सिर्फ 2,000 की ऑफिस सप्लाईज हमारे पास मेंटेन हुई थी। तो इस सूरत में ऑफिस सप्लाईज 2,000 से यहाँ हमारे पास आ जाएगी। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो प्रीपेड सैलरीज की बात करते हैं। तो प्रीपेड सैलरीज में कोई तब्दीली नहीं थी, एसेट होने की वजह से ये करंट एसेट के तौर पे हमारे पास ये 35,000 यहाँ भी आ गया। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और नॉन करंट एसेट्स की बात कर लेते हैं। तो याद रखिए नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास सबसे पहले इक्विपमेंट मौजूद था, और इक्विपमेंट का भी चूंकि कॉन्ट्रा अकाउंट मौजूद है तो इसकी भी पहले हमें कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। तो इक्विपमेंट में हम 5 लाख रुपीज़ हमारे पास की कॉस्ट थी जो मौजूद है, इसमें से हम लेस करेंगे इसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो कि मेंटेन होके हमारे पास 20,000 आ गया था, क्योंकि 10,000 पहले से मौजूद था, जबकि 10,000 मजीद हमने खर्च किया तो उसकी वजह से जो अलाउंस जनरेट हुआ तो टोटल होने के बाद ये 20,000 आपके पास अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एंडिंग बैलेंस के तौर पे आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और बुक वैल्यू की बात करते हैं। तो जैसे ही हमने 5 लाख में से माइनस किया 20,000 तो हमारे पास इस इक्विपमेंट की बुक वैल्यू 4,80,000 आ गई। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपने इक्विपमेंट को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया, अपनी बैलेंस शीट में पोस्ट कर दिया। ऑटोमोबाइल में स्टूडेंट्स कोई तब्दीली नहीं थी, वो 10 लाख रुपीज़ अपनी जगह पर मौजूद हैं, तो एज इट इज़ जो है इसको हमने यहाँ कॉपी कर दिया। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने जैसे ही इन अमाउंट के कॉलम के बैलेंसेस को टोटल किया तो हमारे पास जो अमाउंट बनती है वो बनती है 18,67,000। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज से इक्विटीज़ की। तो इक्विटीज़ में सबसे पहले हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ मौजूद हैं। तो करंट लायबिलिटीज़ में सबसे पहले हमारे पास अकाउंट्स पेएबल मौजूद है स्टूडेंट्स। तो अकाउंट्स पेएबल 50,000 रुपीज़ मौजूद है। इसी तरीके से अगर आपसे बात करें इंटरेस्ट पेएबल भी हमारा जनरेट हुआ था, याद रखिए ये भी हमारी करंट लायबिलिटी है विच नीड्स टू बी पेड। तो इसीलिए जो है वो इसको भी हमने करंट लायबिलिटी का हिस्सा बनाया। 9,000 से जनरेट हुई थी एडजस्टिंग एंट्रीज में। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़ की। तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं बैंक लोन की सूरत में। तो यहाँ बैंक लोन हमारे पास 3 लाख रुपीज़ का मौजूद है। इसी तरह स्टूडेंट्स अब अगर हम आगे बढ़ें और बात करें आपसे ऑनर्स इक्विटी के हवाले से, तो ऑनर्स इक्विटी में हमारे पास कैपिटल तो मौजूद था 4,50,000 का, जबकि इनकम जो जनरेट हुई थी वो हमारी 10,58,000 की इनकम जनरेट हुई थी। तो जैसे ही हमने इन दोनों अमाउंट्स को आपस में ऐड किया तो हमारे पास 15,08,000 जो है इसकी अमाउंट बन जाती है। तो जैसे ही स्टूडेंट्स हमने इन अमाउंट्स को आपस में प्लस किया तो हमारे पास टोटल इक्विटीज़ के कॉलम में भी 18,67,000 की अमाउंट बन जाती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये
हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ भी टैली हो गया। और इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी क्लोजिंग एंट्रीज की। तो स्टूडेंट्स अब जो हम बात करेंगे वो क्लोजिंग एंट्रीज के हवाले से बात करेंगे। तो क्लोजिंग एंट्रीज में हमने आपको पहले भी बताया है कि जितने हमारे एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज होते हैं हम उनको क्लोज करते हैं। तो अब यहाँ क्लोजिंग एंट्रीज में आप देखेंगे थोड़ा सा जो आपको डिफरेंस नज़र आएगा वो कुछ इस तरह है। तमाम के तमाम एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज से रिलेटेड जितने कॉन्ट्रा अकाउंट्स हैं उनको हम क्लोज करेंगे। तो इनकम समरी हमारी यहाँ डेबिट होगी और ये टोटल अमाउंट 8,07,000। तो इन्वेंट्री ओपनिंग चूँकि एक्सपेंस से तो क्लोज करने के लिए क्रेडिट साइड में पोस्ट किया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ग्रॉस परचेज जो है वो भी हमारा एक्सपेंस है, इसलिए स्टूडेंट्स उसको हमने क्रेडिट साइड में पोस्ट किया। ट्रांसपोर्टेशन इन एक्सपेंस से तो इसीलिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ उसको 25,000 से रिकॉर्ड किया। और फिर आगे बढ़ते हैं कस्टम ड्यूटी की बात करते हैं। तो कस्टम ड्यूटी भी एक्सपेंस, इसीलिए हमारे पास यहाँ रिकॉर्ड का हिस्सा बना। सेल्स रिटर्न कॉन्ट्रा इक्विटी कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट है, तो इसीलिए इसको हम एक्सपेंस के साथ ही क्लोज करते हैं, तो इसलिए सेल्स रिटर्न भी यहाँ हमारे पास आ गया। इसी तरीके से बात करते हैं सेल्स डिस्काउंट की। तो सेल्स डिस्काउंट भी हमारे पास यहाँ क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया। और फिर बात करते हैं एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस यहाँ हमारे पास क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। रेंट एक्सपेंस हमारे पास क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हमारे पास यहाँ क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। तो बैड डेट एक्सपेंस की बात करते हैं। बैड डेट एक्सपेंस भी हमारा क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। सप्लाईज एक्सपेंस हमारा जो एक्सपेंस हुआ है क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी हमारा क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने तमाम एक्सपेंसेस और कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट्स को क्लोज कर दिया। और याद रखिए स्टूडेंट्स ये सारे वही आइटम्स हैं, अगर आप इसकी वर्कशीट बनाएंगे, बल्कि आई रिकमेंड कि आप इसकी वर्कशीट भी ज़रूर बनाइएगा और फिर आप देखिएगा कि वर्कशीट के इनकम स्टेटमेंट के डेबिट साइड के जितने भी बैलेंसेस हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ क्लोज किए हैं। तो यही सारे बैलेंसेस वर्कशीट के इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड के बैलेंसेस मौजूद हैं, वही क्लोज हुए हैं। और ये सारे के सारे एक्सपेंस अकाउंट्स और कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट्स हैं। इसी तरीके से अब अगर हम आगे बढ़ें तो बात करते हैं आपसे अपने रेवेन्यू अकाउंट्स को क्लोज करने की। तो याद रखिए इन रेवेन्यू अकाउंट्स में ग्रॉस सेल्स हमारे पास सबसे पहले मौजूद है, 15 लाख रुपीस मौजूद है। और फिर उसके बाद जो हमारे पास कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट्स हैं उनको भी हम क्लोज करेंगे। तो परचेज रिटर्न यहाँ हम क्लोज करने के लिए डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरीके से परचेज डिस्काउंट को भी हमने डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड किया। और फिर बात करते हैं अपनी इन्वेंट्री एंडिंग की। तो याद रखिए स्टूडेंट्स इन्वेंट्री एंडिंग ने दो जगह पे इम्पैक्ट क्रिएट किया था। एक जगह तो आपके पास इनकम समरी के तौर पे वही बैलेंस हमने क्रेडिट साइड में पोस्ट किया था जो कि इन्वेंट्री एंडिंग का ही बैलेंस था। तो उसकी वजह ये थी कि ये आपके जो एक्सपेंस अकाउंट्स होते हैं उनको कम करने की वजह से क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि इन्वेंट्री जो कि अभी नहीं बिकी वो भी आपका एसेट ही है। तो एसेट के तौर पे इसको हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया था, जबकि इनकम स्टेटमेंट में इनकम समरी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करने की वजह ये थी कि जो आपका ओवरऑल एक्सपेंसेस है उसको कम किया जा सके। यानी कि जो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल था तो वो उस गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में वो तमाम के तमाम आइटम्स मौजूद थे जो कि एक्सपेंसेस के आइटम्स थे। तो इस सूरत में उस अवेलेबल फॉर सेल में जैसे हमने आपको बताया कि एक पोर्शन आपका एसेट का भी मौजूद था
तो इसीलिए आपने जैसे ही वहां से इन्वेंट्री एंडिंग को लेस किया तो ये एक तो 22 बना था आपके एक्सपेंस के अकाउंट्स को कम करने का। तो इस वजह से चूंकि यहाँ डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो गिवन नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ उन अकाउंट्स को जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने में मददगार साबित होते हैं उनको यहाँ पोस्ट किया। तो आप देख सकते हैं जो अकाउंट्स आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने में माइनस हुए थे वो हमने अपने जो रेवेन्यू साइड है उस तरफ ले जाके उस साइड से क्लोज किए, जबकि आप गौर करें तो यहाँ हमने यही काम सारा किया है। और परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट और इन्वेंट्री एंडिंग ये वो आइटम्स थे जो कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में माइनस के अकाउंट से। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स कमीशन इनकम आपके पास मौजूद है, तो कमीशन इनकम भी आपने क्लोज की तो डेबिट साइड में उसको रिकॉर्ड किया। और फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे इन तमाम को ऐड करने के बाद आपने इनकम समरी को क्रेडिट किया 18,65,000 इसकी भी अमाउंट आ जाती है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ भी हमने कंपेयर करना है अपनी रेवेन्यू साइड को जो कि ये 18,65,000 है, जबकि आपकी एक्सपेंस की साइड जो मौजूद है वो सारी की सारी आपकी वो 8,07,000 है। तो जैसे ही स्टूडेंट्स आपने 18,65,000 से 8,07,000 को माइनस किया तो आपके पास इनकम डिटरमाइन होकर आ जाएगी। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स इनकम समरी डेबिट होगी और आपकी जो नेट इनकम है वो क्रेडिट होगी विद द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 10,58,000। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने यहाँ अपनी इनकम को भी डिटरमाइन कर लिया। आइए अब इस इनकम को ट्रांसफ़र करते हैं आपके अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स यहाँ नेट इनकम डेबिट हो जाएगी, क्लोज किया गया, और कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा विद द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 10,58,000। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने यहाँ अपनी इनकम को भी क्लोज कर दिया। स्टूडेंट्स दोबारा रिपीट कर दें यहाँ एक बात कि हमने सबसे पहले अपने तमाम के तमाम जो एक्सपेंस अकाउंट्स हैं उनको क्लोज किया, देन फिर हमने अपने तमाम के तमाम रेवेन्यू अकाउंट्स को क्लोज किया। अच्छा, रेवेन्यू अकाउंट्स में और एक्सपेंस अकाउंट्स में आपको बात बताते चले कि हमने एक्सपेंसेस के साथ साथ कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट्स को भी क्लोज किया। यहाँ हाईलाइट कर देते हैं ताकि बआसानी आप उसको देख सकें। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हमारे कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट्स हैं जो कि एक्सपेंस के साथ साथ हमने यहाँ क्लोज किए। और इसी तरीके से अगर हम आपसे बात करें तो ये हमारे कॉन्ट्रा तो ये हमारे कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट्स हैं जिनको हमने यहाँ क्लोज किया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बातें आपकी समझ आ गई होंगी। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने करा ये कि जो इन्वेंट्री एंडिंग है, याद रखिए इन्वेंट्री एंडिंग को हमने यहाँ इसलिए पोस्ट किया क्योंकि ये एक्सपेंस को कम करने का बाइस भी बनी थी। और चूंकि यहाँ हमारे पास डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं है, उसके आइटम्स गिवन है, तो इसलिए जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आइटम्स ऐड होते थे वो सारे एक्सपेंसेस के तौर पे आपको नज़र आ रहे हैं, एक्सपेंसेस की साइड पे क्लोज किए। जबकि जो आइटम्स उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से लेस होते थे, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट और इन्वेंट्री एंडिंग, तो उसको हमने रेवेन्यूज के साथ क्लोज किया क्योंकि ये एक्सपेंस के अपोजिट काम करते हैं, तो इसलिए एक्सपेंस के अपोजिट साइड से ही इसको हमने रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। तो याद रखिए स्टूडेंट्स यहाँ क्लोजिंग एंट्रीज में सिर्फ वही अकाउंट्स मौजूद हैं हमारे पास जिनको हमने इनकम स्टेटमेंट में इस्तेमाल किया। आइए अपनी ओपनिंग एंट्रीज की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ओपनिंग एंट्रीज में कोई भी तब्दीली मौजूद नहीं है। तो ओपनिंग एंट्रीज में आपके पास सबसे पहले कैश मौजूद था 2 लाख रुपीज़ का, अकाउंट रिसीवेबल में कोई तब्दीली नहीं 1 लाख रुपीज़, इन्वेंट्री एंडिंग आपके पास मौजूद है
फिर ऑफिस सप्लाई स्टूडेंट्स आपके पास मौजूद है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास प्रीपेड अकाउंट मौजूद है, सॉरी प्रीपेड सैलरीज का अकाउंट मौजूद है। फिर उसके बाद आपके पास इक्विपमेंट भी मौजूद है। ऑटोमोबाइल आपके पास स्टूडेंट्स मौजूद है। फिर याद रखिए ऑटोमोबाइल के बाद आपके पास अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आया इक्विपमेंट का, जो कि 20,000 मेंटेन हुआ था, तो 20,000 ये मौजूद है। फिर उसके बाद अलाउंस फॉर बैटर्स मौजूद है, जो कि 10,000 का आया। और इसी तरीके से बात करते हैं अकाउंट्स पेबल मौजूद है आपके पास 50,000 का। याद रखिए ये जो अलाउंसेस हैं, अलाउंसेस को हमने यहाँ क्रेडिट साइड में ही पोस्ट करना है, डेबिट साइड में माइनस नहीं लिख सकते। तो ये इसका मतलब यही होता है कि डेबिट साइड में जो चीज़ माइनस में लिखी जा रही है तो वो एक्चुअली क्रेडिट का बैलेंस होता है। तो इसलिए हमने यहाँ इसको अपनी एंट्रीज में क्रेडिट साइड में ही पोस्ट किया है। अकाउंट्स पेबल के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास इंटरेस्ट पेबल मौजूद है, जो कि जनरेट हुआ था। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स बैंक लोन की अमाउंट है। देन फिर उसके बाद हमारे पास कैपिटल का अकाउंट मौजूद है, जो कि 4,50,000 मौजूद था, जबकि 10,58,000 की इसमें इनकम हुई। तो इस सूरत में ये ऐड हो जाता है। और फिर आपके पास इस तरीके से अगर आप गौर करें तो आपकी ओपनिंग एंट्रीज के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब अपनी रिवर्सिंग एंट्रीज की बात करते हैं। तो रिवर्सिंग एंट्रीज सिर्फ एक ही आपके पास एंट्री ऐसी है जिसकी हम रिवर्सिंग एंट्री बना सकते हैं, जो कि इंटरेस्ट एक्सपेंस के हवाले से हमने बात की थी। उसको जैसे ही हमने रिवर्स किया तो इंटरेस्ट पेबल यहाँ डेबिट हो जाता है और इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ क्रेडिट हो जाता है विद द अमाउंट ऑफ ₹5,000। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको भी यहाँ रिवर्स कर लिया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट तमाम बातें आपकी समझ आ गई होंगी। इन चैप्टर्स इन टॉपिक्स में लेक्चर्स को बार बार देखें। ये चैप्टर वाकई ही बड़ा है और इसको आपने जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी के साथ समझ आएगा। और आपकी एड के लिए लेक्चर्स मौजूद हैं जो कि आपके गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड कर दिए जाएंगे। बार बार देखने से मुराद ये है कि अगर आप इन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो बहुत आसानी के साथ आप ये पेपर में अटैम्प्ट कर पाएंगे। और ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा आपको कोई भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी सिलसिला है इस हवाले से इंशाल्लाह हम आपकी पूरी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।